कंटिन्यू करेंगे हम अपनी एमसीक्यूज की सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच है। सो एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड है, दंतेवाला कमेटी से रिलेटेड, तो ये ठीक है। गोपी गो गोईपोरिया समिति किससे रिलेटेड है, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सर्विसेज, ये भी आपको ठीक है देखने को मिलेगा। जबकि जानकी रमन कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली सिक्योरिटी स्कैम से रिलेटेड थी। तो थोड़ा सा ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स, जो कमेटीज आपने ना सुनी हो पर पास्ट में इकोनॉमिक्स में आई हो, जैसे दंतेवाला, जानकी रमन गोईपोरिया कमेटी, थोड़ा आइडिया रखना चाहिए आपको इनका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डब्ल्यूटीओ का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूटीओ। बेसिकली सोशल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना एमंग मेंबर कंट्रीज, वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी रूल्स को एनफोर्स करना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है, रिजॉल्व करना ट्रेड डिस्प्यूट्स को, या फिर कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करना, ये तीनों आप मान सकते हो, पर जो सोशल कॉम्पिटिटिवनेस है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेशनल इनकम और ऑन कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो कॉल्ड द मॉनेटरी इनकम, उसे मॉनेटरी इनकम भी बोलते हैं। एट प्रेजेंट इट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस, तो ये आपका गलत हो जाएगा, मार्केट प्राइस पे नहीं कांस्टेंट प्राइस पे ही काउंट होते हैं, तो पहला ऑप्शन ट्रू होगा। देन इन विच ईयर रोलिंग प्लान वाज ऑपरेशनल इन इंडिया, हुआ ये था कि 1974 से लेकर 78 तक का 5 ईयर प्लान था, पर 1 अप्रैल 1978 को जनता दल गवर्नमेंट ने जो प्लान था वो खत्म कर दिया था, तो 1978 से 79 में होगा रोलिंग प्लान। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, अलग कमेटी 1979, मतलब कि 7 को अलग कर रहे हैं 9, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। लक्कड़वाला 1993, रंगराजन ये वाला, तेंदुलकर आई थी 2005 के आसपास। उसके अलावा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने प्रोपाउंड किया था, ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था इस चीज का, तो इसका आंसर होगा मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंट इनहिबिटिंग एलिमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो अवरोधक तत्व है जो रोकते हैं डेवलपमेंट को, वो क्या है, इन लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये ऑप्शन ट्रू होगा। टेक्निकल पावर नहीं, इनसफिशिएंट एफडीआई नहीं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण का न होना, ये रोकते हैं। अगर 34th की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास, क्योंकि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब हुआ था, मिनिमम नीड प्रोग्राम कब शुरू किया, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कॉमर्शियल बैंक्स कब हुई, और जो आपका सेबी का बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो कॉमर्शियल बैंक, आप सबसे पहले इनकी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी आपको आराम से बैठ के। उसके बाद देखो कि कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब किया, 1969 में। उस टाइम पे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा 4th वाला, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पहले में ही शुरू हो गया था। मिनिमम नीड प्रोग्राम एमएनपी बोलते हैं इसे, एमएनपी आपको देखने को मिलेगा 5th 5 ईयर प्लान में। और सेबी की एस्टेब्लिशमेंट 7th में हुई थी, सेबी की एस्टेब्लिशमेंट 7th में 1992 के आसपास हुई थी। तो यहाँ से एक आइडिया रख सकते हो ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सेबी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, इसके 4 रीजनल ऑफिसेज है। तो स्टेटमेंट्स बताओ कौन कौन से ट्रू है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट इसका ऑफिस बॉम्बे में ये भी है, थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेगी, इसकी 3 रीजनल ऑफिसेज है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। देन नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान से डेफिनेटली आपको एचसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मिनिमम नीड प्रोग्राम, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, देन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 3 है। ये कौन से 5 ईयर प्लान के फीचर्स है, तो आपको कोई भी एक याद रखना है। रीजनल रूरल बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ, आपको इतना आइडिया होना चाहिए, या मिनिमम नीड प्रोग्राम कब आया। तो इसका सही आंसर होगा 5th 5 ईयर प्लान में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि में सामान्यतः 7-8 माह की ही काम चलते हैं, 7-8 महीने काम चलते हैं, बाकी महीने खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, बेसिकली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे डिस्गाइज से मत कंफ्यूज करना, ठीक है। डिस्गाइज में तो ये होता है कि 6 बंदों का काम है, 10 बंदे काम में लगे हुए हैं, तो वो 4 बंदे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। पर पूरे साल में सिर्फ 7-8 महीने ही काम है, तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर से साइकिल आएगा तो फिर से 7-8 महीने का काम देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग जोन्स कब एस्टेब्लिश किए गए, तो ये एस्टेब्लिश किए गए 2001-2 में, 8
एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग जोन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि फिस्कल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? एम्प्लॉयमेंट देना फिस्कल पॉलिसी में, प्राइस स्टेबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड जस्टिस। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि फिस्कल पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट लेवल एटीएम्स के ऊपर, 47 क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है। तो ये वो एटीएम्स होते हैं जो कि ऑन होते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं नॉन बैंकिंग कंपनीज के द्वारा, व्हाइट लेवल एटीएम्स, बस आपको इतना याद रखना है। तो 3-4 टाइप के एटीएम होते हैं, ब्राउन एटीएम, व्हाइट एटीएम, तो वो आप आइडिया रख सकते हो। 48 में आपके पास है कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1996 एंड 97। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड डेट टू द पुअर फार्मर। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। मतलब बस इरिगेशन से रिलेटेड एक आइडिया रखना इस वाली स्कीम का कि 1996-97 में शुरू हुई थी, ठीक है। बेसिकली ये स्टेट पीसीएस में काफी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो प्रीवियस कुछ स्कीम्स जो आजकल नहीं चल रही, जो पुराने टाइम में चली थी, तो इसलिए थोड़ा सा आप आइडिया रख सकते हो इस चीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएनसीटीएडी आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसका जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है वो 1964 में होता है, ना कि 1985 में, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड ठीक है। देन नेक्स्ट है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूएनसीटीएडी, तो इसके द्वारा रिलीज होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इज रिलीज बाय, कौन करते हैं? तो इसे कहते हैं एसडीएसएन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क करते हैं। फिर ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हो इस बार भी, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस बजट, लास्ट ईयर बजट, द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आइटम ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा जो खर्चा सरकार का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको देखने को मिलेगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में हुआ था, सबसे ज्यादा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में। जैसे पिछले बजट में आप देख सकते हो कि द स्कीम हैविंग हाईएस्ट बजट लोकेशन कौन सी थी, ये हरियाणा सरकार के बजट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, हरियाणा सरकार के बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस स्कीम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मित्रा स्कीम डिक्लेयर्ड इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, ये आजकल भी काफी न्यूज में रहती है। इसका मतलब है कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, तो ये किससे रिलेटेड होगी? डी से। फिर आपके पास एक ट्राइफेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं जो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनको अच्छा प्राइस प्रोवाइड करवाते हैं। तो 69 का आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? 1987 में, 1987 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। फिर है कि इन 1987 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी प्रोहिबिटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रीजनल रूरल बैंक, कौन सी कमेटी ने न्यू जो नए रीजनल रूरल बैंक है उनके एस्टेब्लिशमेंट पर रोक लगा दी थी? बेसिकली 1975 में जो नरसिम्हन कमेटी थी उसने रेकमेंड किया था, पर केलकर कमेटी ने 1987 में मना कर दिया था कि अभी रोक दो। 73rd क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करें, एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ बैंक रेट रिड्यूस हो गया, तो इससे क्या होगा? बैंक रेट रिड्यूस होने से जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देती है, तो इससे क्या होगा कि लैंडिंग और ज्यादा होगी, मतलब कि बैंक आरबीआई से उधारी पे पैसा ज्यादा लेंगे, तो लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, तो दो टाइप के क्रेडिट कंट्रोल होते हैं, क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में कौन सा देखने को मिलेगा? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, डायरेक्ट एक्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव में नहीं आती, ओपन मार्केट ऑपरेशन। करेंसी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फंड, करेंसी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फंड इज रिलेटेड विद द फॉरेन ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग ऑफ करेंसी नहीं हो जाएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं होगा, स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन देखो, करेंसी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फंड किससे रिलेटेड है? फॉरेन ट्रेडिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल डिपार्टमेंट विच मॉनिटर द मैटर रिलेटेड विद द पब्लिक फाइनेंस सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करता है? सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बेसिकली ये भी बताइए कि आरबीआई जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सबका क्या क्या काम होते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करते हैं। 77th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
ये शो करता है डिफरेंस ऑफ द रिवेन्यू डेफिसिट एंड द ग्रांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल एसेट। ये बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का यही मतलब होता है। द कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बजट ऑफ 2011-12। 2011-12 के बजट में पहली बार आया था। इट इज बिगर देन द फिस्कल डेफिसिट। ये स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेगा, ये फिस्कल डेफिसिट से बड़ा नहीं हो सकता। Then which of the following statements is or are correct? Visible and invisible items of trade are included in the balance of trade। तो सिर्फ visible items होती है, invisible items नहीं होती। The capital account of balance of payment shows the transaction of global investment and loans। ये ठीक है, जो capital account होता है current account होता है, तो capital account में क्या होता है, balance of payment जो उसका होता है, तो वो transaction होती है global investments की। तो 78 का 2 ठीक हो जाएगा। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फुली कब इफेक्टिव हुआ था, 2003 में। तो बस ये डायरेक्ट याद रखना कि फेमा 2003 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, बेसिकली रुपये के मूल्य के ह्रास के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है, कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर दो तो इससे डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवैल्यूएशन वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में क्या है, बेसिकली अगर क्रूड प्राइस का रेट इंक्रीज हो जाए, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो इकोनॉमी से ज्यादा होना शुरू हो जाए और अमेरिकन इकोनॉमी की साउंड पोजीशन हो जाए, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सीएसओ नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर आरबीआई करेंसी एंड फाइनेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये भी ट्रू है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक रिव्यू देखती है, ये भी ठीक है। बेसिकली डब्ल्यूपीआई सीएसओ नहीं देखती। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीपीआई कौन निकालता है, डब्ल्यूपीआई कौन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलकुलेशन ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर वेरियस कंट्री इज डन बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ निकालती है वाली रिपोर्ट, आपको याद रखना है बस, ठीक है, कि ये रिपोर्ट ये निकालेगी। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी किससे रिलेटेड है, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी पॉलिसी। मोस्टली आपको देखने को मिलता होगा बैंक रेट, ये रेट वो रेट, वो सारे मॉनेटरी पॉलिसी में जाके गिरते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन हो रही है पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, इन्फ्लेशन विद रिसेशन, तो ये स्टैगफ्लेशन का मतलब है। स्टैगफ्लेशन को बहुत बार स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे, इस तरीके से पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकते हैं। तो बस इसे कंसोलिडेट कीजिए आप, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होगा। देन नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स इज, कैपिटल गेन्स का नेचर कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होगा इसमें, ठीक है। कैपिटल गेन्स का नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म होते हैं। उसके बाद 86 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कोटा ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के कोटा निर्धारण का आधार कौन एक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है बेसिकली। तो पोजीशन ऑफ द पेमेंट बैलेंस इन द कंट्री, शेयर इन द कंट्री इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग, पर कैपिटा नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना कि ये बेसिस नहीं होता। एक स्कीम थी एमपीएलएडी, ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, ये 1993 में आई थी। उसके बाद 88 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है, खर्चे वाला डिपार्टमेंट है, पैसा आने वाला डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक अफेयर का डिपार्टमेंट है, बैंकिंग डिवीजन का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। द टर्म डोमेस्टिक ट्रेड इज रिलेटेड विद द, डोमेस्टिक ट्रेड किससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द 3 डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार द्वारा निर्धनता निवारण हेतु अपनाई गई त्रिआयामी 3 डायमेंशनल रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो ये है वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इसका पॉवर्टी से क्या लेना देना वाटरशेड मैनेजमेंट का। 98 the rate at which central bank does discounting on the first class bills of the bank is called bank rate, इसे बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। 99th है which of the following incident is not related to third 5-year plan। कौन सा थर्ड 5-year प्लान से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले लीड बैंक स्कीम है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूटीआई है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। थर्ड 5-year प्लान का टाइम पीरियड याद रखना 61 से लेके 65 तक देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, लीड बैंक स्कीम। देन म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी वाज फर्स्ट पास इन द कंट्री बाय सेबी इन द ईयर, किस देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था। 1993 में पारित हुआ था ये बेसिकली।
द विजन जीरो अप्रोच इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? तो ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, विजन जीरो अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म डिड नॉट अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म डिड नॉट अंडरटेकन, मतलब कौन से रिफॉर्म्स 1991 में नहीं लिए गए थे? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नहीं लिया गया था, ये काफी पहले ले लिया गया था 1969 के आसपास। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एज सच इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जिनमें लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आर सच इंडस्ट्रीज वेयर लेबर वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू कैपिटल वैल्यू, जहां पे लेबर की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल वैल्यू की वैल्यू से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप बाकी जो इसके ऑप्शंस है वो रीड कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑन द प्रोडक्शन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता कैपिटल अमाउंट पर, कैपिटल अमाउंट का प्रोडक्शन इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन इन द कैपिटल अकाउंट आर रिलेटेड विद द फाइनेंशियल ट्रांसफर्स ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैपिटल अकाउंट में वो सारी फाइनेंशियल ट्रांसफर की वजह से होती हैं। तो 104 का आपको ये देखने को मिलेगा। देन 105 पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टू इंप्रूव एडवर्सिटी ऑफ द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रतिकूलता को सुधारने के लिए कौन से उपाय हैं? तो implementing import substitution policy, high level production technology, encouragement to the export of the non traditional goods, ये तीनों ही इसका आंसर होंगे। देन 106 में इन विच ऑफ द 5 year plans नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि ये बहुत बार कंपेयर होती हैं आजकल, कोई कोई स्कीम इससे कंपेयर कर रखी होती है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, तो उसमें इसका नाम भी था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो बेसिकली 8th 5 year में देखने को मिलेगी। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, नेशनल, नेशनल में 8 लेटर्स हैं तो नेशनल से आपके पास 8 5 year प्लान हो जाएगा। बाकी जो स्कीम्स है उसमें कहीं पे भी आपको नेशनल वर्ड नहीं देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन से पेयर को करेक्टली मैच नहीं है? राइट टू सुपरविजन ऑफ रूरल बैंक ये नाबार्ड के पास है, नेशनल शेयर मार्केट ये फेरवानी कमेटी से रिलेटेड है, आईआरडीए का हेडक्वार्टर मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन नहीं देता, वो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। 108 में क्या है? इन एनी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ विल नेसेसरी बी हैपन इफ, कब होगी? अगर कैपिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दैट कंट्री। ऑप्शन नंबर सी, अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी निर्माण होगा, तब आप उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन विच सिस्टम ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड, कौन से सिस्टम में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है? सेंट्रलाइज्ड प्लान सिस्टम में, मिक्स इकोनॉमिक में बोला है, देन कैपिटलिस्ट में बोला है, देन सेंट्रलाइज में। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सेंट्रलाइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में आई थी बेसिकली, मतलब कि जब नई सेंचुरी शुरू हुई तब ये हुआ कि जो सबसे पीछे गरीब पर्सन है उसके लिए भूख का अरेंजमेंट करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय होते हैं जो सबसे लास्ट में होता है, जो बिल्कुल गरीब होते हैं। उसके बाद है जननी सुरक्षा योजना, ये बहुत बार न्यूज में रहती है, बहुत बार। जननी सुरक्षा योजना ये 2005 की है। इस योजना के बारे में आप सब कुछ पढ़ लीजिए, जननी सुरक्षा योजना। देन है आपके पास स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत बाद में स्वास्थ्य बीमा की बात हुई 2008-9 के आसपास, तो ये याद रखना इन तीनों के बारे में। एक इंपॉर्टेंट कमेटी देखने को मिलेगी आपको, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी, ये मई 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसको जो प्रिजाइड करते हैं वो पीएम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रू होगा। तो बस एक आइडिया रखना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी, ये भी आपको देखने को मिलती है। द बजट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ वर्क, जो काम हुआ उसके बेसिस पे बजट फॉर्म करना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट, कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे बजट बनाया जा रहा है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द शिवरमन कमेटी रिकमेंडेशन, तो नाबार्ड बना था 1982 में। चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? शुगर इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द प्योर फिस्कल पॉलिसी? विशुद्ध राजकोषीय नीति का कौन सा अंग है? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है RIDF, तो इसका ऑप्शन होगा डी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसने एस्टेब्लिश किया? तो ये नाबार्ड ने किया। किसने किया? नाबार्ड ने किया। तो इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ सकते हो। RIDF इज एस्टेब्लिश्ड बाय द नाबार्ड। उसके बाद है इंडिया में जो करेंसी इशू करने का सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली के ऊपर बेस है वो। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन इन द इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन इन इकोनॉमी इज टाइप ऑफ, तो ये आपको देखने को मिलेगा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रिसेशन ये एक साइक्लिक फिनोमिना होते हैं, इस वजह से साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। येलो रेवोल्यूशन कब हुई? 1986 में हुई। उसके अलावा which one of the following is a central nodal agency for implementation of the price spot operation on the of the commercial crops? commercial crops के ऊपर जो price spot operation है वो कौन implement करता है? तो इसका आंसर है नेफेड। नेफेड, जैसे हमने ट्राइफेड देखा था, यहाँ पे नेफेड है। व्हाट इज द शेयर परसेंट ऑफ प्रमोटर बैंक्स इन द रीजनल रूरल बैंक? ऐसा क्वेश्चन आप क्रॉस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द पावर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल ट्रू है। एडम स्मिथ हैड कॉल्ड इट इनविजिबल हैंड्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, पर वो एक्सप्लेनेशन गलत है, तो बी इसका ट्रू होगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स याद भी रखना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द पावर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड एडम स्मिथ हैड कॉल्ड इट इनविजिबल हैंड्स। 130th क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी पर्सन कैन नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ अ ईयर, तो उसे क्या बोलेंगे? बेसिकली नॉर्मल कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट याद रखना। अगर कोई पर्सन साल के आधे से ज्यादा दिन लाइक 183 डेज के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसे क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड ऑफ नॉर्मल कंडीशंस। देन क्रोनोलॉजिकली सेटअप करने, तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बिग नेशनल बैंक्स है, तो ये 1969 में देखने को मिला था। 1969 में रीजनल रूरल बैंक्स आपको 1975 में देखने को मिलेंगे। 1975 में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया कब बनी थी? जब एसबीआई बना था। एसबीआई बना था 1955 में, एक साल के बाद 1956 में आपको एलआईसी देखने को मिलेगा। Such a development in which weakest section get reasonable share of national income generated by higher rate of economic development। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें जो वीकेस्ट सेक्शन है उसको भी नेशनल इनकम का रीजनेबल शेयर मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उसके बाद है टैक्स इम्पोज ऑन द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। बेसिकली प्राइस के बेसिस पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एड वैलोरम टैक्स। ठीक है, दो तरीके से लगाया जा सकता है, या तो उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे या उसके प्राइस के बेसिस पे। जब प्राइस के बेसिस पे लगाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? एड वैलोरम टैक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट बैंक्स? डेवलपमेंट बैंक्स में कौन सा इंक्लूड नहीं किया जा सकता? तो आईडीबीआई को आप नहीं इंक्लूड कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर? करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। प्रोमिनेंस ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स, ये नहीं है। बेसिकली कमर्शियल क्रॉप्स नहीं यहाँ पे ज्यादा होती है। उसके बाद है 136, एब्सोल्यूट पैराडिगम वाज फर्स्टली यूज्ड बाय जॉन बॉयड और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, टू मेजर पॉवर्टी इन 1945। ठीक है, कोई आइडिया ना हो तो मे भी ट्रू मान सकते हैं इसे। रिलेटिव पॉवर्टी मेजरमेंट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड हेड काउंट मेथड। हेड काउंट मेथड रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगी, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी। क्या होगी ये? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा, ओनली ये। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइनेंस कमीशन इज रिलेटेड विद व्हाट? फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है? रिवेन्यू से, कैपिटल से, बजट से, सबसे। सो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है। केयरफुली आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है, कि फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। 5 ईयर प्लान्स एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें मनी एंड बैंकिंग है, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन हैं। और इसमें क्रोनोलॉजी को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कब हुई।